Good morning. In this lecture, we are going to discuss the topic. The topic is prostaglandin, thromboxane, and leukotrienes. Together, they are known as eicosanoids. Now, eicosanoids. What is eicosanoids? Eicosanoids are the mediators that are generated from fatty acid precursors arachidonic acid. Actually, this is the structure of arachidonic acids. You can see chemically it is known as 5, 8, 11, 14 इकोसा टेट्रानोइक एसिड. देखिए इसका नाम जो है इसी से इसको इकोसनाइड्स बोलते हैं, जिसमें 20 कार्बन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए. ठीक है, इसी से सारे के सारे इकोसनाइड जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स जो भी है, ये सारे के सारे इसी से डिराइव होते हैं. इसीलिए इन सबको हम एक साथ इकोसनाइड्स बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए इकोसा जो होता है इसका मतलब होता है 20, यानी 20 कार्बन का है, इसलिए इसको इकोसा बोल दिया गया. एंड टेट्रा इनोइक एसिड्स मतलब कि 4 डबल बॉन्ड है. जैसे देखो आप 1, 2, 3 एंड 4 डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको इकोसनाइड्स इसीलिए सबको मिला के बोलते हैं. इसी से सारे के सारे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, थ्रोम्बोक्सेन हो गया, सारे के सारे जो हम लोग ऑटोकाइड्स पढ़ने वाले हैं, ये सारे उसी से जनरेट होते हैं. इसीलिए इनको हम सबको एक साथ इकोसनाइड्स बोलते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल इकोसनाइड्स जो अपने बॉडी में मिलते हैं वो हो गए प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन एंड ल्यूकोट्राइन्स. ठीक है, तो इन्हीं का आज हमें पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स, बायोसिंथेसिस, ये सारा हमें डिस्कस करना है. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ इकोसनाइड्स की. ये इकोसनाइड्स जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन जो भी होती है, ये कैसे सिंपल सा है. इसमें इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप जो रहता है उसमें ये रहता है कि लिबरेशन ऑफ एरिकिडोनिक एसिड फ्रॉम दी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड. जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो उसका जो फॉस्फोलिपिड रहता है वो इस एरिकिडोनिक एसिड को जनरेट करता है सेल में. कैसे करता है, कैसे लिबरेट करता है? विद द प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय द फॉस्फोलाइपेज ए. ये एक एंजाइम होता है जो कि इसको कैटेलाइज करता है. तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप इसी को माना जाता है. ठीक है, तो इस फॉस्फोलाइपेज ए को एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो ये स्टिमुलस इट में बी केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलस. जैसे में कि थ्रोम्बिन जो होता है वो प्लेटलेट्स से बाइंड करता है. ठीक है, तो उस वक्त भी एक्टिवेट हो सकता है, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उस वक्त, या फिर कोई सेल डैमेज होता है तो उस वक्त ये फॉस्फोलाइपेज ए जो होता है एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो होता है एरिकिडोनिक एसिड का जनरेशन, लिबरेशन करता है. ये आपका एरिकिडोनिक एसिड का डायग्राम दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया. अब देखिए ये जो एरिकिडोनिक एसिड है ये मेटाबोलाइज होता है मेनली 2 पाथवे से. एक में एंजाइम जो इन्वॉल्व रहता है उसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम कॉक्स बोलते हैं, COX, कॉक्स एंजाइम. एंड दूसरा जो होता है इसमें लाइपो ऑक्सीजनेज, जिसको हम 5 लॉक्स या फिर सिंपल लॉक्स भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो जो साइक्लो ऑक्सीजनेज है, मतलब साइक्लो नाम ही बता रहा है कि इसमें साइक्लाइजेशन होता है. ये जो ओपन चेन है इसको साइक्लाइज किया जाता है. साइक्लिक, जैसे शुरू में इसके अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं उनको हम साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स बोलते हैं. ये अनस्टेबल होते हैं, PgG2, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2. ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये फिर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो देखिए ये PG प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया. एंड 2 क्या डिनोट कर रहा है? देखिए साइक्लाइजेशन के बाद क्या होता है, इसका 2 डबल बॉन्ड हट जाता है इसमें से. ठीक है, सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड बचता है. जैसे देखो आप PgE2 का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर दिया गया है जो चेन था उसमें. इसीलिए ये देखिए आप इसमें सब में 2 लगा होगा. ठीक है, लेकिन इसमें लाइपो ऑक्सीजनेज में ओपन चेन रहता है, ये साइक्लिक बनता है और ये ओपन चेन बनता है. इसीलिए सब में 4 का 4 डबल बॉन्ड, इसमें जो सफिक्स रहता है वो 4 लगा रहता है. तो देखिए यहाँ पर साइक्लोऑक्सीजनेज जो एक्ट किया तो सबसे पहले अनस्टेबल कंपाउंड बनाया. उसके बाद आइसोमेरेज जो है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है वो लगभग हर सेल में होता है. ठीक है, तो अब उसके बाद जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक किसी किसी सेल में जो ये पाया जाता है, जैसे आइसोमरेज हुआ वो क्या करता है, इसको PgE2, PgD2 एंड PgF2 अल्फा में कन्वर्ट करता है. फिर थ्रोम्बोक्सेन सिंथेस जो होता है वो, जैसे हम लोग प्लेटलेट्स में पढ़े थे लोग, तो प्लेटलेट्स जो होता है थ्रोम्बोक्सेन A2 का बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है, लेकिन ये दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट भी करता है, एग्रीगेशन में हेल्प करता है. तो फिर ये थ्रोम्बोक्सेन B2 में कन्वर्ट हो जाता है.
वैसे प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज जो होता है PGI2 बनाता है, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाता है 6 कीटो PGF 2 अल्फा में। ठीक है, अगर बात करें हम ल्यूकोट्राइन्स जो लॉक्स लाइपोक्सिजनेज एंजाइम की, तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोपरऑक्साइड एराकिडोनिक एसिड में, जिसको 5-HPET बोलते हैं। फिर क्या होता है ये कि ये एराकिडोनिक एसिड में 5 हाइड्रो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि फिर लाइकोट्रेन जो ल्यूकोट्राइन्स जो फॉर्म होते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। ल्यूकोट्राइन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले ल्यूकोसाइट्स में पाए गए। ट्राइन्स की मतलब इनके पास 3 जो है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड लगातार मिलते हैं, इसलिए इनको ल्यूकोट्राइन्स बोलते हैं। ठीक है, तो LT-C4D4 इनको हम स्लो रिएक्टिंग सबस्टांस एनाफिलेक्टिक शॉक में ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं, और ये मेनली जो होते हैं इन्फ्लेमेशन को मेडिएटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि अस्थमा में भी बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है इनका। ठीक है, तो ये मेनली 2 पाथवे साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एंड लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसमें एक और पाथवे आज के टाइम में मिला है जिसमें लाइपोक्सिलीन्स, ट्राइओक्सिलीन्स एंड लाइपोक्सिन्स जो होता है इसमें फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट अभी इसका फिजियोलॉजिकल रोल नहीं फाउंड किया गया है, तो इसलिए मेनली 2 ही पाया जाता है। अब देखिए ये जो कॉक्स एंजाइम जो होता है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, इसका 2 आइसोफॉर्म्स होता है, COX-1 एंड COX-2। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लोऑक्सीजनेज जैसे ये सेम वही वाला डायग्राम है, इसमें बस 2 एंजाइम को साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम दिखाया गया। तो दोनों का काम सेम रहता है कि ये दोनों इस रिएक्शन को मेटाबोलाइज करते हैं, लेकिन ये COX-1 जो रहता है ये कॉन्स्टिट्यूटिव रहता है, ये मतलब ये हमेशा अपने बॉडी में रहता है और ये नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, जैसे हर जगह, जैसे वेसल्स में, किडनी में, स्टोमक, प्लेटलेट्स हर जगह रहते हैं, और बहुत सारा जो हाउसकीपिंग जितना भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। जैसे PGI2 का फॉर्मेशन होता है तो वैसोडाइलेशन, इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारा नॉर्मल सिचुएशन में रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो COX-2 जो रहता है साइक्लोऑक्सीजनेज 2, ये इन्फ्लेमेशन के टाइम पे आता है। जब कोई हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उस वक्त ये इंड्यूसिबल, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल, और ये COX-1 जो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब ये हमेशा रहता है, लेकिन COX-2 सिर्फ इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ही हमारे जैसे कोई साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी इंडोटॉक्सिन को, बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन को इंटर करता है, तो ये सारे के सारे को फॉर्मेशन होता है, जैसे TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन्स, ब्रेडिकन सबका, और फिर क्या होता है पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर, ये सारे के सारे हमारे बॉडी में आता है। जैसे मान लीजिए कोई हनी बी ने स्टिंग किया तो उस वक्त देखो आपको पेन भी होता है, और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी जितना भी रहता है तो उस वक्त ये रिलीज होता है, और ये सारे मेडिएटर्स को रिलीज करके सारा इन्फ्लेमेशन को आगे प्रोसीड करता है। तो ये 2 अभी आज के टाइम में ये फाउंड हुआ कि COX-2 हो जाता है किसी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूट में पहले से पाया जाता है, जैसे ब्रेन और किडनी में, ये नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स मिलता है, क्योंकि आज के जितने भी एनसेड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं, वो इसी को ही नहीं बीट करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये पेन इन्फ्लेमेशन, जैसे एस्पिरिन हो गया, तो इसको करके और फिर क्या था पेन इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है, सेलेक्टिव जो रहते हैं, तो जिसको हम आगे एनसेड्स में मेनली क्या बताना था कि साइक्लोऑक्सीजनेस 2 फॉर्म में होता है, COX-1 जो कि हमेशा रहता है, COX-2 सिर्फ इन्फ्लेमेशन के टाइम पे आता है। ठीक है, अब क्या होता है COX-3 भी, जैसे पैरासीटामोल जो रहता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत कम रहता है, तो उसको ये पाया गया कि वो पैरासीटामोल जो होता है वो COX-3 ये COX-1 का ही एक वेरिएंट रहता है, उस पर एक्ट करके और फीवर को मेनली कम करता है। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग एक्शन एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन देखना जाए तो मेनली ये वैसोडाइलेशन करता है, जैसे PGD2, E2 एंड प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है ये वैसोडाइलेशन करता है, लेकिन ये जो F2 अल्फा जो पार्ट रहता है इसका, वो क्या करता है कि पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 भी वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, और अगर हार्ट पे देखा जाए तो बहुत ही रेयर, इनका बहुत ही वीक इफेक्ट रहता है, मेनली PGE2 एंड F2 अल्फा जो रहता है ये आउटपुट को, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। इनका फिजियोलॉजिकल रोल देखा जाए पैथोफिजियोलॉजिकल, तो ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, बहुत ही कम हाफ लाइफ होता है इनका, मिनट्स में रहता है इनका, तो उतना ज़्यादा ब्लड में इनका असर नहीं रहता है, लेकिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में जब बिफोर बर्थ क्या जो फीटस रहता है उसको
जो ब्लड मिलता है उसमें उस वक्त तो लंग्स जो रहता है फंक्शनल नहीं रहता है, तो उसको जो ब्लड मिलता है वो डक्टस आर्टेरियोसस क्या करता है कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को लिंक करता है, ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि राइट चेम्बर से लेफ्ट चेम्बर में जो प्योर ब्लड जो रहता है वो जाता है, क्योंकि उस वक्त तो लंग्स फंक्शनल नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको ओपन रखने में, उस चेम्बर को, उस आर्टेरियोसस को ओपन रखने में ये प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत, जब बर्थ होता है तो उस वक्त प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ओपन डक्टस आर्टेरियोसस रहता है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि हमारा लंग्स बर्थ होते ही लंग्स फंक्शनिंग हो जाता है। तो अगर ये ओपन नहीं रहता, क्योंकि अगर उस वक्त ओपन रहेगा तो मिक्सिंग हो जाएगा प्योर एंड इम्प्योर ब्लड में, तो इसीलिए ये बिफोर बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड राइट चेम्बर से लेफ्ट चेम्बर में जाता है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो उस पर प्रोस्टाग्लैंडिन में देखिए थ्रोम्बोक्सिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीगेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट जब कोई इंजरी होता है हमारे बॉडी में तो उस वक्त ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। और नॉर्मल कंडीशन में PGI2 जो होता है वो एंडोथेलियल सेल सिक्रेट करता है और उसको क्या करता है कि एग्रीगेशन को रोकता है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट होने से रोकता है। तो दोनों का एक एंटागोनिस्टिक रोल रहता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में तो कम रहता है, PGI2 का मेनली प्रिवेल करता है, लेकिन जब कोई इंजरी होता है तो उस वक्त थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, उसको एग्रीगेशन में हेल्प करता है, क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर अगर यूट्रस में देखा जाए तो सबसे पहला रोल जो था, सबसे पहला जो यूज रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो यूट्रस में ही पहले कराया जाता था फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन एंड फैसिलिटेशन ऑफ द लेबर, मतलब जो चाइल्ड बर्थ जो होता है, लेबर पेन जो होता है उसमें हेल्प करता है ये। ठीक है, और राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स फॉर द फेवरेबल फॉर इंडक्शन, मतलब कि बर्थ होने के लिए बहुत ही बेस्ट इसको माना जाता है। कहीं पेन ना हो तो उस वक्त भी इसका इंजेक्शन दिया जाता है, हम लोग एनालॉग पढ़ेंगे उसमें इसका यूज भी देखेंगे। तो इट हेल्प्स इन द इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ए लेबर। ठीक है, इसीलिए अगर अब जैसे एस्पिरिन क्या रहता है, एस्पिरिन मैंने बताया आपको कि साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को रोकता है। तो एस्पिरिन दिया जाता है कि ड्यूरेशन लेबर पेन को रोकने के लिए। ठीक है, और अगर किसी में क्या होता है कि इसका प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है यूट्रस में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और पेन होता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो जाने की वजह से, तो उस वक्त भी एस्पिरिन दिया जाता है टू रिलीव दी पेन। उसके बाद अगर मसल्स में देखा जाए तो इट इज़ मेनली अ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, लेकिन PGE2 का रोल देखा जाए तो ये ब्रोंको डायलेटर होता है। ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो बाकी जो होते हैं वो जैसे PGF2 अल्फा एंड PGD2 ये सारे के सारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। ठीक है, PGE2 एंड I2 जो होते हैं हिस्टामिन के रिलीज को भी रोकते हैं। तो देखिए अस्थमा जो होता है वो मेनली इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे PGE2 जो हो गया वो कम रिलीज होने लगा और ये सब ज़्यादा, और ल्यूकोट्राइन्स भी जो है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो इसका रिलीज ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये मेनली अस्थमा होता है। इसीलिए एंटी ल्यूकोट्राइन्स को हम अस्थमा में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मोंटेलोकास्ट हो गया, जेफ्रोलाकास्ट हो गया। ठीक है, अगर इनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे देखा जाए तो दे आर एंटी अल्सरोजेनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कि ये एसिड सिक्रेशन को रोकते हैं, जो HCl का जो सिक्रेशन होता है उसको ये लोग रोकते हैं। ठीक है, तो अब सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन भी इंक्रीज करते हैं ताकि उसका इफेक्ट हमारे जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है उस पर ना पड़े। तो इसलिए देखो आप एस्पिरिन जो ज़्यादा लेता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन को रोक देता है, तो जिसकी वजह से मेनली जो प्रॉब्लम आता है, जितने भी एसिड्स रहते हैं उनके वजह से ये प्रॉब्लम देखा गया कि वो अल्सरोजेनिक, अल्सर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक गया, तो जिसकी वजह से सिक्रेशन ज़्यादा होने लगा HCl का, तो अल्सर हो जाता है उसमें। अगर CNS पे इफेक्ट देखा जाए तो मोस्टली जो जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं वो पायरोजेनिक, मतलब कि फीवर इंड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट द थ्रोम्बोक्सिन विच इज़ नॉट अ पायरोजेनिक। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो कि एस्पिरिन और जो COX-2 इनहिबिटर्स एंड COX-3 जैसे पैरासीटामोल जो हो गया, PCM जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट ऐसे ही शो करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से पायरोजेन फीवर जो होता है हमारा कम हो जाता है। पेरिफेरल नर्व्स में देखा जाए तो ये क्या करते हैं, पेन को देखिए, अगर कहीं भी कोई हनी भी या फिर कोई भी स्टिंग करता है तो जो पेन स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में कोई बाहर मटेरियल से, तो वो ये क्या करता है कि एफरेंट नर्व्स को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज कर देता है और एम्पलीफाई भी करता है पेन को।
जिसकी वजह से पेन हमें बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। तो दे आर द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द मेन एल्जेसिक एजेंट। जो पेन होता है हमारे बॉडी में, जो बाहर एक्सटर्नल मटेरियल, फॉरेन मटेरियल, स्टिंग या वेनोम से, तो इसी का बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, जो कि क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, सेंसिटाइज कर देता है नर्व्स को, पेन रिसेप्टर्स को, पेन नर्व्स को, जिसकी वजह से हमें ये मिलता है। तो इसको इनहिबिट करके एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पेन को भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे, जैसे आई में भी इसका इफेक्ट रहता है कि इंट्राओकुलर टेंशन को कम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम में ये जितने भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में उनके से रिलीज में हेल्प करता है। अब इनका अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कुछ एनालॉग्स तैयार किए गए, जैसे डायनोप्रोस्टोन, ये नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह होता है। इसका कुछ एनालॉग्स सेमी सिंथेटिकली बनाया गया, जैसे कार्बोप्रोस्ट, मिसोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है। अब इनका यूज़ देखा जाए तो इंडक्शन ऑफ लेबर सबसे पहला इसका यूज यही था। मिड टर्म एबॉर्शन में भी इसका हेल्प रहता है, एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर टेंशन को कम करने के लिए ये पाथवे जो होता है यूएस रेफरल पाथवे, इसको इंक्रीज कर देता है। और मैंने बताया कि पेटेंसी को भी मेंटेन करता है, ये ओपनिंग को भी, एंड प्लेटलेट डैमेज जो रहता है उसको भी कम करता है, जैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक के। लेकिन थ्रोम्बोक्सिन जो मैंने बताया था कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है, लेकिन PGI2 अगर लेते हैं हम लोग, जिसको इपोप्रोस्टेनोल एनालॉग तैयार किया गया, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम कर देता है। तो दिस आर दी मेनली एक्शन एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ दी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट हमको क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा मतलब चांस जो आते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल रोल एंड एक्शन, हमको मेन यही याद करना है इसका, ठीक है। अब ना ल्यूकोट्राइन्स जो रहता है, मैंने अभी बताया कि लाइपोक्सिनेज से ये फॉर्म होते हैं, ये उसका डायग्राम है। और किसी किसी सेल में, जैसे न्यूट्रोफिल्स में होते हैं LTB4 होते हैं, LTC4 एंड D4 को सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टेनाइल, इसमें रेसिड्यू इनके साथ हो जाता है, जो कि अमीनो एसिड्स का एक रेसिड्यू रहता है मैक्रोफेज से, और ये मेनली अस्थमा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इनका अगर एक्शन एंड पैथोफिजियोलॉजिकल रोल देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि दे इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी विच लीड्स टू द लोकल एडिमा। जो जैसे जो जितना भी हमारा कैपिलरीज है उसमें स्मॉल पोर्स रहते हैं, उनको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी फ्लूइड रहते हैं वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आकर डिपोजिट होने लगते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम लोकल एडेमा बोलते हैं। तो उसमें ही हेल्प करते हैं। अब इससे क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स, वैसे जितने भी वाइट ब्लड सेल है वो क्या होंगे, यहाँ पर कोई भी डैमेज हुआ हो या फॉरेन पार्टिकल आया तो वहाँ पर आके क्लम कर लेते हैं और इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है कि दे आर इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उस वक्त ही बहुत ही ज़्यादा, इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन की कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जितने भी इम्यून सिस्टम है वो मेडिएटर रिलीज करके वहाँ पर जाके स्वेलिंग पेन एंड रेड कलर हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। सो रेड कलर पेन होता है वहाँ पर, तो ये इसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में मेनली ये प्ले करता है रोल, कौन, ल्यूकोट्राइन्स, और भी ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करके। स्मूथ मसल्स में देखा जाए तो दे आर मेनली ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि अस्थमेटिक पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए इनका एंटागोनिस्ट लिया जाता है मेनली। और लंग्स में ये ज़्यादा देर तक रहते हैं बाकी और मेडिएटर्स के कंपैरिजन में, बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज स्लोली इन द लंग्स फॉर द लॉन्ग एंड इस एक्सर्ट द लॉन्ग लास्टिंग एक्शन। तो इसीलिए आप देखो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो मोन्टेलोकास्ट यूज करते हैं, मोन्टेरेल्सी में जो आता है, तो वो ज़्यादा जो अस्थमेटिक पेशेंट रहते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली यही आता है कि पैथोफिजियोलॉजिकल एंड एक्शन, मैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछता है आपका, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो मेनली आता है वो इसका पैथोफिजियोलॉजिकल एंड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो उसी पर आता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिनाइड, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। थैंक यू।